गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल प्रोबेबिलिटी के अंदर 15.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 इतने किए थे, बराबर है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा देखो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 283 निकालोगे, उसमें एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 5। कभी एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family। यानी कि एक कंपनी थी, वो कंपनी ने सर्वे किया, 2400 फैमिली सिलेक्ट की और वो फैमिली के अंदर उनकी इनकम और उनके घर पे कितने व्हीकल प्रेजेंट है उसका सर्वे किया। द इंफॉर्मेशन गेदर्ड इज लिस्टेड इन द बिलो। यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, लाइक जिनकी इनकम 7000 से लेस थी, 0 व्हीकल वाले 10 फैमिली थे, 1 व्हीकल वाले 160 फैमिली थे, 2 व्हीकल वाले 25 फैमिली थे और अबाउट 2 एक भी फैमिली नहीं थी। जिनकी इनकम 7000 टू 10000, अच्छे से देखो बुक में, जिनकी इनकम 7000 टू 10000 हो, 0 व्हीकल वाले 0 फैमिली थे, 1 व्हीकल वाले 305 फैमिली थे, 2 व्हीकल वाले 27 फैमिली थे और 2 से ज्यादा व्हीकल वाले 2 फैमिली थे। अब जरा ये पूरा क्वेश्चन है, अब 1 बाय 1 नीचे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जिनकी आपको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन है और वो 5 क्वेश्चन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कब है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लिखा। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन डाले, अर्निंग। फर्स्ट नंबर कौन सा है देखो तो जरा, अर्निंग 10,000 to 13,000 per month। And owing exactly two vehicles। चलो स्टूडेंट क्या है भाई, जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 और अपने खुद के एग्जैक्टली कितने व्हीकल हो, 2 व्हीकल। तो चलो जरा टेबल में देखो, 10,000 टू 13,000 और 2 व्हीकल वाली कितनी फैमिली है आपकी, देखो तो 29 फैमिली दिखती है आप लोगों को। 10,000 टू 13,000, 2 व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 29। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर चलो इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करें तो पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 29 अपॉन, चलो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है 2400। ये आपका आंसर बन गया। पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं है। चलो हो गया फर्स्ट नंबर। चलो सेकंड नंबर लिखो, अर्निंग आप क्वेश्चन लिखो, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड owing
एग्जैक्टली 1 व्हीकल। चलो 16,000 से ज्यादा इनकम, 16,000 या उससे ज्यादा इनकम दोनों लेने पड़ेंगे कि भाई अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ, यानी कि इनकम 16,000 लो और उससे ज्यादा, और एग्जैक्टली कितने व्हीकल होने चाहिए, 1 व्हीकल। तो चलो टेबल में देखो 16,000 और मोर 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिली है, 579। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर $579। चलो इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड कर लो। तो पीबी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 579 अपॉन 2400। चलो हो गया सेकंड नंबर। चलो थर्ड नंबर, अर्निंग लेस देन ₹7,000 per month and does not have any vehicle। समझो, मतलब 7,000 से कम इनकम हो और उनके पास डज नॉट हैव एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल ना हो, यानी कि जीरो व्हीकल वाले। देखो तो जरा, लेस देन 7,000 जीरो व्हीकल वाले कितने लोग हैं, 10%। देखिए आप लोगों को, लेस देन 7,000 जीरो व्हीकल वाले 10 फैमिली है। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर 10। चलो इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करें। पीसी इज इक्वल टू 10 अपॉन 2400। 0 कट होता है, कट कर दे। क्या आंसर आया, 1 अपॉन 240 आया आंसर इसका। चलो फोर्थ नंबर लिखिए। चलो 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, अर्निंग 13,000 to 16,000 per month and does not have an oil more than 2 vehicles। भाई 13,000 से 16,000 कमाते हैं और उनके पास कितने होने चाहिए, ऑइल मोर देन 2 से ज्यादा व्हीकल। तो देखो तो 13,000 टू 16,000 और अबव 2 में देखो ऐसी कितनी फैमिली है, 25 फैमिली। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर 25। तो क्या लिखेंगे, पीडी इज इक्वल टू 25 अपॉन 2400। ये 2400 को 25 से डिवाइड करते हैं। चलो 25 8 जा 200 कितना, सॉरी 25 9 जा 225 होगा, माइनस करो 510। क्या आएगा भाई, 0 25 6 150 कट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 96। आंसर क्या बना आपका, 1/96। जहां पर कट होता है वहां पर कट करना है। चलो फिफ्थ नंबर,
owing not more than one vehicle, owing not more than one vehicle। चलो फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स था। चलो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। owing not more than one vehicle, एक से ज्यादा व्हीकल न हो। नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक से ज्यादा न हो। मोर देन वन का मतलब क्या होता है? वन तो खरा, उससे कम वाले भी आपको लेने पड़ेंगे। नॉट मोर देन यानी कि आपको किन किन का प्लस करना पड़ेगा? वन वाले सारे। तो भाई owing नॉट मोर देन वन व्हीकल, ये वन वाले सभी और जीरो वाले सभी का प्लस करना पड़ेगा। करो तो जरा प्लस। चलो फेवरेबल आउटकम्स क्या करोगे? जीरो वाले भी लेने पड़ेंगे, वन वाले भी लेने पड़ेंगे। तो उनका प्लस करते हैं। 10 प्लस जीरो तो लेंगे नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। चलो इनका प्लस करें। टू 2062 इतना होता है। किसका प्लस करना पड़ेगा? owing नॉट मोर देन वन व्हीकल। मोर देन वन व्हीकल यानी कि वन तो करे, वन से कम वाले भी लेने दो। वन से कम वाले जीरो में देखो कौन कौन है? 10, 0, 1, 2, 1, बट मैंने जीरो एडिशन में नहीं लिया, कोई फर्क पड़ता है। चलो इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करें। तो PE इज इक्वल टू 2062 अपॉन 2400, 2 से कट करें 1031 अपॉन क्या आएगा? 1200 यानी कि 1031 अपॉन 1200। बोलो ये सब कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? चलो जरा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, जो है 6 नंबर देखो, रिफर टेबल 14.7। ऐसे सब पेपर में कभी भी नहीं आने वाले, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसको IMP करो। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक। तो भाई स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट कैसा है, उसका एक सर्वे हुआ। कितने स्टूडेंट का? 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। लाइक आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, ऐसे 200 स्टूडेंट का सर्वे हुआ। बट यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट। और स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे? 200। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट जिनको पसंद है, लाइक वाले कितने स्टूडेंट है? 135। और डिसलाइक वाले कितने स्टूडेंट है? 65। हमें लाइक की भी, लाइक स्टैटिस्टिक की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिसलाइक की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला डाल दो। चलो प्रोबेबिलिटी का लिखो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फटाफट चलो लिखो। फर्स्ट नंबर लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक। चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? देखो तो लाइक वाले कितने स्टूडेंट है? 135। तो
तो फेवरेबल आउटकम्स आर 135। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पी ए इज इक्वल टू 135 अपॉन क्या लिखेंगे 200। ये 5 से लगभग कट हो जाएगा। चलो 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 से इधर कट करो कितना आएगा 40 जा। आंसर आपका क्या आया 27/40। ये सब लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। चलो सेकंड नंबर, does not like it। चलो तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स देखो तो जरा कितने फेवरेबल आउटकम्स 65। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पीबी इज इक्वल टू 65/200। ये भी 5 से कट होगा, 5 13 जा 5 40 जा। आंसर कितना है 13/40 हो गया। लिख डालो। चलो हो गया ना। अब सीधे जाते क्वेश्चन नंबर 11 में, यानी कि हमारा सबसे लास्ट सम। देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 11 आईएमपी कर देना। कभी 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg। कभी गेहूं का आटा कभी 5 kg की बैग थी, हर एक के ऊपर क्या लिखा हुआ था 5 kg। नेट वेट 5 kg actually contain the following weight of the flour in a kg। यानी कि बैग को एक्चुअली में मेजर किया तो उसके अंदर फर्स्ट बैग में कितना वेट था भाई 4.97, भले ऊपर 5 kg लिखा हुआ था। 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5.00। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? पहले फॉर्मूला लिख दो फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो नीचे क्वेश्चन पढ़ो। चलो फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों ने, नीचे पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग chosen at random contain more than 5 kg flour। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? more than 5 kg। तो चलो पहले अंडरलाइन करो जिसमें 5 से ज्यादा वेट है। देखो क्या आएगा 5.05, अंडरलाइन करो 5.08, 5.03, फिर 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर दे। गिन लो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं 7। तो लिख डालो फेवरेबल आउटकम्स आर, लिखो फेवरेबल आउटकम्स आर 7। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालो। तो भाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने 7 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके 11। ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7/11। तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में जितने सम थे वो हमारे हो गए। इंपॉर्टेंट सम थे जो पेपर में आपको आ सकते वो सारे मैंने आपको करा दिए। ये सम और जो मैंने टेम्पलेट में से आपको सम कराए वो सब आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहेंगे, बराबर है। अब जरा हम लोग चाहते हैं, हमारे पास टेम्पलेट में पीछे मैंने बहुत सारी ब्लैंक लिख के दी। अब स्टूडेंट समझो वो ब्लैंक मैं आपको सॉल्व कराता हूं, बट आप किसी को सिखाओगे नहीं, क्योंकि ये ब्लैंक क्लास के अंदर आपको आती होगी
आपको आती होगी, आपके सिवाय क्लास में दूसरे किसी को नहीं आती होगी। मीन्स अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई ये ब्लैंक आप कभी भी किसी को नहीं सिखाओगे। कोई पूछे कि भाई तेरे को ये ब्लैंक आती है तो हमें क्या आंसर देना है, बॉयज और गर्ल्स दोनों समझ लो क्या आंसर देना है। मुझे तो ये आती नहीं है, बट जब एग्जाम में आए सीधे फट करके उसका आंसर ला देना है, बराबर है। तो ही मैं सिखाओ वरना न सिखाओ। बोलो पालन करोगे ना मेरी आज्ञा का, सिखाओगे किसी को नहीं सिखाना है। दुश्मन के इसमें ही मार्क जाने वाले, तो हमें इसमें मार्क लाके आउट ऑफ तक पहुंच जाना है। क्लियर? तो चलो पेम्पलेट में एंडिंग में ब्लैंक के है वो निकालेंगे, यानी ब्लैंक में है फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए क्योंकि आपको आ जाए, ओरली आ जाए इसलिए। चलो फर्स्ट नंबर की ब्लैंक पढ़ो, ये सारी पक्की आपको आनी चाहिए, समझ गए ना। इसमें बुद्धि बिल्कुल दौड़ाने की नहीं है। कोई पूछे तो भी क्या बोलना है कि मुझे ब्लैंक आती नहीं है, हमारा एक ही जवाब होना चाहिए। आंसर कब आना चाहिए? एग्जाम के अंदर, समझ गए। और ये जो मैं कैलकुलेशन कराऊं, देखो ये ब्लैंक ही आने वाली है। कैलकुलेशन जो भी कराओ वो कैलकुलेशन कभी भी वो ब्लैंक के नीचे शो करना नहीं है। समझे स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? वरना दूसरे टीचर सीख जाएंगे और सीख जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी सिखा देंगे। यानी कि आप क्या करोगे, कैलकुलेशन जो करना है इसका, वो कैलकुलेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ रफ पेज के ऊपर करेंगे। कहां पर करेंगे? सप्लीमेंट्री का जो लास्ट पेज होता है, सबसे लास्ट, उसको क्या बोलते हैं? रफ पेज। वो रफ पेज के ऊपर ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? और फिर रबर से उसको क्या करेंगे? पेंसिल से करेंगे, मिटा देंगे और सीधा ब्लैंक में आंसर पुट करेंगे। चलो फर्स्ट नंबर की ब्लैंक पढ़ो, आपको क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़नी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन अ मंथ ऑफ जनवरी इज अ ब्लैंक। तो भाई क्या है भाई, पूरा क्वेश्चन में नहीं लिखता हो। 5 संडे और कौन सा मंथ है? जनवरी। ऐसा ब्लैंक पेपर में आ गई नहीं आएगी, आपको आनी चाहिए। चलो सबसे पहले आपको पता है कभी कौन से मंथ में कितने डेज आते। लाइक आपको पता है जब आप प्राइमरी में थे आपके टीचर ने सिखाया था जनवरी कितने 31, फेब्रुआरी में 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये डेज आने चाहिए, आते हैं ना। एक दिन का टेकरे के ऊपर आए तो 31, कंडे में आए तो कितना आएगा भाई? 30। बट अकेला फेब्रुआरी ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज आएंगे, वो भी सिखाऊंगा। 28 डेज कब आएंगे, 29 डेज कब आएंगे, बराबर है। टेकरे के ऊपर वो 31, बाकी खड्डे वाले सारे 30 डेज। तो आपको ये ब्लैंक के अंदर क्या कर रहा है, जब भी ऐसी कोई भी ब्लैंक आए डेज से हमें कोई लेना देना नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी वर्ड हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मंथ से लेना देना है। किससे लेना देना है स्टूडेंट? मंथ। चलो यहाँ पर कौन सा मंथ है? जनवरी। चलो मुझे बताओ जनवरी में टोटल डेज कितने होते? 31। आपको क्या करना है, जनवरी के टोटल डेज कितने शो करो भी। 31 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। चलो डिवाइड करो, 7 4 जा कितना होगा? 28। रिमाइंडर आपका क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। अब इसके ऊपर से आपका आंसर आएगा, ब्लैंक के अंदर आपका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर ऊपर और नीचे क्या लिखोगे? 7। ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया मैंने क्या किया? कोई भी मंथ आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हमें डेज से कोई लेना देना नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी वर्ड हो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? मंथ। कौन सा मंथ है? जनवरी। चलो जनवरी में टोटल डेज कितने? 31। 31 को किससे डिवाइड करना है आपको? 7 से। 7 4 जा 28, माइनस करो, क्या आया भाई? रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर की जरूरत है, रिमाइंडर आया कितना? 3। और अपन में कंपल्सरी आपको क्या लिखना है? हर बार अपन में 7 ही आएगा। क्या आएगा? 7 आया। कैलकुलेशन शो करो। बट एग्जाम में क्या याद रखना है? तारक सर ने क्या सिखाया? सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखना है। ये कैलकुलेशन कभी भी
ब्लैंक के नीचे शो करनी नहीं है। समझ गए ना? शो करोगे तो दूसरे लोग सीख जाएंगे। समझ गए? इसलिए आपको सिखाना नहीं है, हमारे धंधे की मोनोपोली। ये ब्लैंक बहुत सारे लोगों को अभी तक आती नहीं, और आपको कब लिखनी है? एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। चलो हो गया। चलो अब सेकंड नंबर करें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ट्यूसडे। क्या है भाई? 5 ट्यूसडे। मंथ कौन सा है? हमें ट्यूसडे से कोई लेना देना नहीं है। 5 ट्यूसडे इन अ मंथ ऑफ जुलाई। चलो जुलाई महीने में इज अ ब्लैंक। चलो जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं? काउंट करो। चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में कितने दिन आए? 31 डेज। चलो इसके जैसा ही आंसर आएगा। 31 को आपको किससे डिवाइड करना है? 7 4 जा 28। रिमाइंडर क्या बचा आपका? 3। तो आंसर क्या बनेगा भाई? रिमाइंडर ऊपर, न्यूमरेटर में, नीचे क्या आएगा? 7। आगे आंसर 3/7। अब बाकी की ब्लैंक ऐसे ही करनी। चलो हो गई सेकंड नंबर। क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है। 9th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड की एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको आती होगी, दूसरे किसी को नहीं आती हो। क्लियर? यानी कि वीडियो भी किसी को शेयर मत करना, बाकी करोगे तो चलेगा। ये लास्ट वाला वीडियो किसी को भी शेयर नहीं करना। चलो थर्ड नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फ्राइडे। क्या है भाई? 5 फ्राइडे इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। कौन सा मंथ है स्टूडेंट? अप्रैल। चलो इज अ ब्लैंक। आप खुद फाइंड करो। चलो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मंथ कौन सा है? डे से कोई लेना देना नहीं। अप्रैल मंथ में कितने दिन होते? कभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 डेज होते। चलो 30 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 4 जा 28। चलो आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 2/7 बन गया आंसर। रिमाइंडर ऊपर और नीचे हर बार क्या आएगा? 7। आगे अब आपको कर सकते हैं ऐसा कोई भी सम। चलो आगे बढ़े। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सैटरडे। अब ऐसा कोई भी है, कर पाओगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सैटरडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी। देखो फेब्रुआरी जब भी आए तो फेब्रुआरी में 2 टाइप के डेज होते हैं, 28 या तो कौन से? 29। अगर नॉन लीप ईयर है, कौन सा है भाई? अगर नॉन लीप ईयर है तो फेब्रुआरी में 28 डेज हो गए। और लीप ईयर कौन सा ईयर है? लीप ईयर लिख के रखोगे। लीप ईयर तो उसके अंदर फेब्रुआरी में कितने दिन हो गए? 29। अब आप लोग प्राइमरी में पढ़ के आए हो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कौन सा। कि भाई सपोज कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड करे, कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड करे, रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। और एवरी 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है। क्लियर? लाइक देखो अब हम लोग लिख रहे 2020 का ईयर, इसको डिवाइड करें 4 5 जा 20, 0 0 ब्रिंग डाउन 2, कट नहीं होता उसका 0, ब्रिंग डाउन 0, 4 5 जा 20। रिमाइंडर आपका कितना आ गया स्टूडेंट? 0 0 मीन से लीप ईयर है। यानी कि 2012, 2016, 2020, 2024 लीप ईयर। और उसमें फेब्रुआरी महीने में कितने दिन होंगे? 29 लिख के रखोगे। नॉन लीप ईयर फेब्रुआरी में कितने दिन होते? 28। और लीप ईयर में फेब्रुआरी में कितने दिन होते? 29। चलो क्लियर? समझ में आ गया? और लीप ईयर कितने ईयर के बाद आएगा? एवरी 4 ईयर। बराबर। लीप ईयर का पता कैसे चलेगा? ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लीप ईयर है, और रिमाइंडर 0 न आए तो वो नॉन लीप ईयर है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सैटरडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन अ नॉन लीप ईयर। चलो 4 नंबर नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर में फेब्रुआरी महीने में कितने दिन होंगे?
28। चलो 28 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा कितना होगा 28। आपका रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट 0 0। तो आपके ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा ओनली 0। 0/7 नहीं लिखना है, जहां पर 0 है वहां पर क्या लिखना है 0 ही लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वेडनेसडे इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन अ लीप ईयर। कौन सा ईयर है लीप ईयर, और मंथ कौन सा है फेब्रुआरी। फेब्रुआरी में लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे 29। चलो 29 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28। रिमाइंडर आपका क्या बचा भाई 1। तो आपकी ब्लैंक के अंदर आंसर कितना आएगा 1/7 आएगा। आगे आप लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। फेब्रुआरी आए, नॉन लीप ईयर में आंसर क्या आने वाला है 0, और लीप ईयर में कितना आंसर आएगा आपका 1/7। ये ब्लैंकेट समझ में आ रही है स्टूडेंट की नहीं आ रही है पक्के से। तो चलो आगे बढ़े। 6 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे। अब देखो इन अ नॉन लीप ईयर, पूरे साल में। अब याद रखेंगे तो भाई नॉन लीप ईयर में पूरे साल में 365 डेज होंगे, और लीप ईयर के अंदर पूरे साल में 366 डेज होंगे। कितने होंगे 366, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखो 53 मंडे, 53 सैटरडे, 53 ट्यूसडे। हमें तो डिवाइड तो किससे करना है 7 से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 7 से। जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ो। तो भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ नॉन लीप ईयर। कौन सा ईयर है नॉन लीप ईयर। पूरे साल में कितने दिन होंगे स्टूडेंट 365। चलो 365 को 7 से डिवाइड करो 365 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, क्या बचा 1 5 15, 7 2 जा 40। रिमाइंडर आपका कितना बचा 1 बचा। नॉन लीप ईयर में पूरे साल में कितने 53 आए, याद रखो 53 52 आए तो 365 या तो 366 को डिवाइड करो। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पर कोई मंथ नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च पूरा ईयर है, और नॉन लीप ईयर में पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365। चलो 1 आया तो ब्लैंक का आंसर आपका क्या बनेगा 1/7 बनेगा। अब आ रही है ब्लैंक समझ में कि नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर डालो, इसके बाद वाला। चलो इसके बाद वाला कर डालो आप लोग। उसके बाद वाला करो। चलो कौन सा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर। कौन सा ईयर है स्टूडेंट लीप ईयर। चलो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते 366। चलो 366 को 7 से डिवाइड करो। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन, किसको डिवाइड करना है लीप ईयर है। टोटल डेज कितने 366 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, क्या बचा 1। ब्रेक डाउन क्या करेंगे 6, 7 2 जा 40, क्या आया भाई 2। तो रिमाइंडर 2 आया, तो हमारा आंसर ब्लैंक में क्या भरेंगे 2/7 आएगा आंसर कि नहीं आएगा। चलो 8 नंबर देखो। The probability of 5 Saturday in a month of February। देखो क्या है भाई 5 Saturday, मंथ कौन सा है फेब्रुआरी। दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब चलना चाहिए। फेब्रुआरी में 28 या तो 29 डेज होते, पीछे ईयर लिखा है। देखो इन ईयर कौन सा है 2020। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया 2020, जो भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड कर डालो। अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर है,
और लीप ईयर में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं 29। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इधर डेज कितने आएंगे आपके 29। चलो 29 को 7 से डिवाइड कर दो तो 29 डिवाइड बाय 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो आपका आंसर ब्लैंक में क्या आएगा भाई 1/7 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद स्टूडेंट आपको लगता होगा बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, उसका मेन कॉज है बहुत जोर की हवा चल रही है, इसके कारण ये थोड़ा स्टैंड हिल रहा है, इसके कारण बोर्ड भी हिल रहा है। चिंता मत करना, भूकंप नहीं आ रहा है, समझ गए। और आप समझोगे साला अंदर क्यों हिल रहा है, आपको मोबाइल हिलता लगेगा भाग जाओगे, ऐसा मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर करो तो चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे in a month of February in a year 2019। चलो 9 नंबर कौन सा मंथ है फेब्रुआरी, ईयर कौन सा है 2019। क्या 19 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट 1919 4 से डिविजिबल है नहीं है, यानी कि कौन सा ईयर है नॉन लीप ईयर। और इसमें फेब्रुआरी में कितने दिन होंगे 28 डेज होंगे, कितने होंगे चलो 28 को 7 से डिवाइड करो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आया 0। तो आपके ब्लैंक के अंदर आंसर कितना आने वाला है 0 आएगा, कितना आएगा 0। चलो हो गया 9 नंबर तक समझ में आई। ब्लैंक के हर एक जो डेज है वो डेज को आपको किससे डिवाइड करना है 7 से, बट फेब्रुआरी में खास ध्यान रखना है नॉन लीप ईयर हो तो 28 डेज और लीप ईयर हो तो 29 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ ईयर 2016। चलो कौन सा ईयर है 2016, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। चलो 2016। अब हमें पता चलाना पड़ेगा पहले कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। वो कभी ईयर में टोटल डेज कितने होते, या तो 365 या तो 366, यानी कि ऐसा ईयर वाला सम आए तो डायरेक्टली डिवाइड मत कर देना, समझ गए भाई 365 डिवाइड बाय 7 फंस जाओ। ईयर जब भी हो कभी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ ईयर 2016। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये ईयर के अंदर 365 डेज आएंगे कि 366। तो 2016 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, यानी कि 4 5 are 20 0 0 ब्रिंग डाउन 1 0 6 4 4 जा 60। चलो रिमाइंडर कितना आ गया 0 0, यानी कि लीप ईयर है और लीप ईयर है जिसमें कितने दिन आएंगे 366। अब आपको क्या करना है 366 को 7 से डिवाइड करना है 7 5 जा 35 1 6 60 7 2 जा 40, क्या बचा 2। आपका आंसर क्या बनेगा ब्लैंक में 2/7 बनेगा, नहीं बनेगा। चलो सेम उसके नीचे वाला 11 नंबर है, आप खुद करो तो 11 नंबर करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे इन अ ईयर 2019। चलो 2019 दो टाइप के डेज हो सकते हैं 365 या 366। 2019 क्या 19 लास्ट में दो आंकड़े हैं 19, क्या 19 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट 4 4 जा 16 4 5 जा 20, 19 आता नहीं, यानी कि कौन सा ईयर है नॉन लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे 365। चलो 365 को 7 से डिवाइड करो 365 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना है आपका 1। आंसर क्या बनेगा इधर 1/7 बन गया आंसर। और ये मैं आपको जो ब्लैंक करा रहा हूं ना वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है। ये ब्लैंक आपकी स्कूल में चलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपके सर या टीचर कैसे इसका आंसर लाते, क्या गप-गोले घबराते, समझ गए। और आपको ओरली आती हो, कैसे आती होगी ओरली
बट इतना समझ लो क्लास के अंदर कभी भी हरक पदुड़े बन के आंसर बोल देना नहीं। आपको बम कब फोड़ दे, ये ब्लैंक आपको आती है उसके बम कब फोड़ दे, जब भी कोई स्कूल का टेस्ट हो या एग्जाम हो, एग्जाम के अंदर ही बम फोड़ दे। बाकी स्कूल में सर चलाए और आपको आंसर बोल देना नहीं, बिल्कुल घगे की तरह बैठना है, डड्डे की ढ की तरह। भाई आपको कुछ भी नहीं आता है, ऐसे मुंह लटका के बैठना है। सर 4-5 सुना है तो सुन भी लेना है, समझ गए, सिखानी नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट ब्लैंक अब ये 12 नंबर 30 नंबर खास ध्यान रखना, ये एवरी ईयर पेपर में आते अच्छे अच्छे धोखे खा जाते हैं। पढ़ो 12 नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स ऑफ 100 मार्क्स पेपर। समझो स्टूडेंट, कितने मार्क्स का पेपर है, मैथ्स का सपोज पेपर है 100 मार्क्स का, और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, आउट ऑफ यानी कि कितने मार्क होते, आउट ऑफ यानी कि कितने मार्क होते 100 में से 100। आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर डालोगे, फाइंड करो कितनी आती है प्रोबेबिलिटी, 1 लेकर आ गए, मुझे पता था 100/100 = 1, ऐसा नहीं है। खास समझना है, ये ब्लैंक में आज तक अच्छे अच्छे लोग धोखे खाते आए। समझो मैथ्स का पेपर ये तो एक इवेंट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंपल्सरी आपको क्या करना है, ऊपर 1 ही रखना है। कभी न्यूमरेटर में क्या रखोगे, 1 ही रखोगे, और डिनोमिनेटर में क्या रखोगे। जब भी ऐसी ब्लैंक है गलती से 100/100 में 1 मत लिख देना, ब्लैंक में आंसर क्या रखोगे, न्यूमरेटर में 1 ही रखना है। तब आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, उसमें 1 प्लस करो यानी कितना आएगा 1/101। कैसे आ गया, आपके दिमाग में चलता होगा। सपोज समझो 80, अभी समझा तो चिंता मत करो, 80 मार्क्स का पेपर है और 75 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको सिखाया कभी 75/80 मत लिख देना। जब भी ऐसी ब्लैंक आए पहले न्यूमरेटर में क्या लगा देना है 1, 80 मार्क का पेपर है तो क्या लिखोगे, अपॉन में 1 बढ़ा दो 81। आया समझ में। सपोज 50 मार्क का पेपर है, आपका 50 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आंसर लिख डालो। चलो आंसर क्या लिखोगे, आप लोग ये तीनों लिखोगे तो याद रहेगा। आंसर में क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में तो क्या लिखना है 1, डिनोमिनेटर में 50 मार्क का पेपर है, अपन में क्या लिखोगे 1 बढ़ा दोगे 51। में कैसे हुआ देखो, 100 में से 100 मार्क्स आए। हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, TNO होता है शॉर्ट फॉर्म है। नंबर ऑफ आउटकम्स 100 मार्क्स, ये तो एक ही बार आ सकते हैं। लाइक आपके 75 आउट ऑफ 100 आए, क्या 75 मार्क्स एक इवेंट है, क्या 1 to 100 में आपके 100 में से 100 मार्क है, 100 तो इवेंट है, यानी वो एक ही इवेंट है। आपके 75 मार्क्स आ गए तो वो एक इवेंट है, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 1, तो नीचे कैसे 101 हो गया। तो स्टूडेंट आपके जो मार्क 100 मार्क के पेपर में आ सकते हैं अगर आपने स्वच्छता अभियान चलाया हो, अगर आपने स्वच्छता अभियान चलाया हो, पेपर में कुछ भी न लिखा हो तो 0 भी मार्क आ सकता है। अब गिनो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 to 100, यानी कि मिला हो तो टोटल कितने हो गए, 0 भी मार्क आ सकता है। 1 to 100 यानी कि अकेले 100 नहीं, 1 to 100 यानी कि अकेले 100 नहीं, वो 100 तो करे 0 भी आ सकता है। इसके कारण आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 101। समझ में आया। सपोज 80 मार्क का पेपर है तो कहां से कहां तक मार्क आ सकते हैं, 0 to 80, और 0 to 80 ये टोटल नंबर कितने हुए आपके 81 हुए। कितने हुए 81 हुए, कितने हुए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हुए 81। 0 भी मार्क आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 80 यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बनेंगे 81। लाइक 50 मार्क का पेपर हो
तो आपके मार्क कहां से कहां तक आ सकते हैं 0 to 50, यानी कि 0 भी गिनो 50 भी गिनो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने 51। बट स्टूडेंट इन शॉर्ट में बोल दो तो भाई कैसे ध्यान रखेंगे, 80 मार्क का पेपर हो, ऊपर तो न्यूमरेटर में आंखें बंद, जब भी ये पेपर वाला क्वेश्चन आए आंखें बंद करके न्यूमरेटर में 1 रख देना है। 100 मार्क का पेपर हो तो नीचे 1/101, 80 मार्क का पेपर हो तो अपॉन में कितना आएगा 1/81, 50 मार्क का पेपर हो तो क्या आएगा 1/51। क्लियर, आ गया समझ में। चलो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी मस्त क्वेश्चन है। मैंने लास्ट ईयर पेपर में पूछा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स द पेपर विच इज इन योर हैंड। आपके हाथ में जो पेपर है, लाइक आप फर्स्ट एग्जाम का पेपर देते हो तो 50 मार्क का पेपर होगा, बराबर है। पेपर विच इज इन योर हैंड, तो आपको पेपर के ऊपर मार्क्स देख लेने। अगर 25 मार्क का पेपर हो, कितने मार्क्स का पेपर हो 25 मार्क्स का पेपर हो, टेस्ट हो, आंसर क्या बनेगा आपका 1/, अभी मैंने सिखाया 25 में बढ़ा देना है 1/26। अगर 50 मार्क का पेपर हो, आंसर आपका क्या बनेगा 1/51। अगर 80 मार्क का पेपर है, आपका आंसर क्या बनेगा 1/81। अगर आपका 100 मार्क का पेपर है, आंसर क्या बनेगा 1/101। बोला भैया ब्लैंक लिख पाओगे पेपर में कि नहीं लिख पाओगे, बोलो 20 मार्क का टेस्ट है तो आंसर क्या बनेगा आपका, बोलो 1/21। चलो 40 मार्क का टेस्ट है, क्या आंसर बनेगा 1/41। चलो 60 मार्क का पेपर है, आंसर क्या बनेगा 1/61। क्लियर, ये ब्लैंक में ऐसे करके लिखोगे। 25 हो तो क्या लिखेंगे 1/26। 50 मार्क का हो तो 1/51, क्योंकि मैंने मार्क नहीं लिए। पेपर विच इज इन योर हैंड, एग्जाम में आप पेपर लिखते हैं तो उसके ऊपर मार्क देख लेने। 50 मार्क हो तो 1/51, एनुअल एग्जाम है तो 80 मार्क का पेपर होगा तो 1/81। चलो क्लियर। चलो 14 नंबर की ब्लैंक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क। क्या 100 मार्क के पेपर में 101 मार्क कभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसके कारण इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। आंसर लिख लो, इसका कितना आएगा 0। टोटल से कभी भी ज्यादा मार्क आ सकते नहीं है। शायद वो सर को उसकी बीवी ने चाय न पिलाई हो तो क्या हो सकते हैं, 50 में से 51 मार्क आ सकते हैं, 100 में से 101 आ सकते। ऐसा लिखना मत पेपर में, चाय न पिलाई हो तो क्या लिखेंगे 0। और लास्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 ऑन अ बैलेंस्ड डाई। बैलेंस्ड डाई को थ्रोन करेंगे स्टूडेंट तो कौन से नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। हमारे पैम्फलेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत सारी बात 2 मार्क के सब में आ चुका है, इसलिए मुझे इधर लिखना पड़ा है। तो भाई बैलेंस्ड डाइस के ऊपर 5 मिले, 5 तो सिर्फ एक ही बार आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है भाई 6, तो क्या मिला भाई 1/6। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो ब्लैंक है मैंने आपको 15 सिखाए, जो 15 ब्लैंक सिखाए उसमें 1 to 14 ब्लैंक आपके सिवाय किसी को नहीं आती हो। आप अभी सिर्फ 24 स्टूडेंट हो, बराबर 24 है 27, आप ये ब्लैंक किसी को सिखाओगे नहीं, समझ गए। कब लिखनी है एग्जाम के दौरान। एग्जाम में भी क्या करना है, ब्लैंक के अंदर सीधा आंसर ही लिखना है। ये जो मैंने आपको डिवाइड करने के सिखाए वो डिवाइड आपको कहां पर करने, रफ पेज के ऊपर, वहां पर भी पेंसिल से आंसर आ जाए, उसके बाद में उसको क्या कर देना है, इरेजर से इरेज कर देना है, डिलीट कर देना है। क्लियर स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।